वो घर में अभी अभी दाखिल हुआ था और सामने बैठी रोशनी को देखकर एकदम से थम गया। चेहरे का रंग बदल चुका था, मगर दूसरे ही पल चेहरे पर मौजूद भाव भी बदलने लगे। चेहरा ऐसा था जैसे वो उसे जानता ही ना हो। सबको हाय हेलो करने के बाद वो बिना किसी को देखे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कपड़े बदलने के बाद उसने कुछ देर लैपटॉप पर काम किया और फिर नौकरानी के बुलाने पर लंच के लिए नीचे आया। आज मेरा बच्चा कितने दिनों के बाद घर आया है। देखो, मैंने आज सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है, सीमा जी ने उसे देखते हुए मोहब्बत से कहा, जबकि उसने सिर इनकार में हिला दिया। अब आगे बताओ, क्या इरादे हैं आपके, ताकि हम भी किसी तरफ लगें। और ये रोशनी को कब तक लटकाने का इरादा है? समीर उनकी बात पर निगाहें उठाकर एक पल के लिए उस दुश्मने जाँ को देखने लगा, जो 3 साल बाद भी वैसी ही थी, मगर वो खुद बहुत बदल गया था। आपको अगर कोई भी फैसला लेना है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरी तरफ से आपको खुली इजाज़त है। जो करना चाहते हैं कीजिए। और रही मेरी बात, मैं अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहूँगा वो कर ही लूँगा। आपको मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समीर इंतहाई रूखे अंदाज में बोला। देख रही हैं इसकी बदतमीजी, दिन ब दिन मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, संजय जी ने गुस्से से कहा तो सीमा जी ने घबराकर उनकी ओर देखा। तुम खाना खाओ बेटा, वो एकदम से बोली। पेट भर गया इनकी बातों से, भूख मर गई है मेरी। वैसे भी इनके पास बैठकर खाने से बेहतर है कि मैं भूखा रह लूं, क्योंकि इनकी बातों से तो मुझे खाना भी कड़वा लगता है। वो ठंडे अंदाज में बोलता हुआ उठा और अंदर की ओर बढ़ गया। उसे खाना तो खाने देते, कितने दिनों के बाद घर आया था, सीमा जी ने झुंझलाकर कहा। तुम्हारा बेटा बाहर घर से क्या करता है वो मैं अच्छे से जान चुका हूँ। डीएसपी जी ने बताया मुझे कि किसी क्लब में जाता है और गुंडागर्दी करता है। ये है तुम्हारी ढील का नतीजा, संजय जी ने गुस्से से कहा। मेरी ढील का नतीजा या आपकी बेवजह सख्ती का और किसी और के धोखे का नतीजा? वो संजय जी से बोलते हुए रोशनी को तीखी निगाहों से देखकर बोली। शर्म नहीं आती? उस बिगड़े नवाबजादे की खातिर रोशनी पर इल्ज़ाम लगा रही हो? संजय जी ने गुस्से से प्लेट में चम्मच पटकते हुए कहा। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने, सच हमेशा कड़वा ही लगता है। मेरे बेटे को इस तरह का बनाने में हाथ किसका है, और ये सब अच्छे से जानते हैं। वो ऐसा तो नहीं था, बड़ा ही आज्ञाकारी और हंसमुख हुआ करता था मेरा बच्चा, मगर किसी ने उसके दिल को नोच डाला, यहाँ तक कि मेरा बच्चा हंसना तक भूल गया, सीमा जी ने नम अंदाज में कहा और फिर गुस्से से उठकर वहाँ से चली गई। पूरे घर का माहौल उदासी में डूब चुका था। क्या ज़रूरत थी अंकल जी ये सब कहने की? पता है ना, ईशा की शादी है और उसका यहाँ पर होना ज़रूरी है। हम सोसाइटी में क्या जवाब देंगे अगर वो दोबारा से वापस चला गया तो? वो तो पहले ही लगभग 20-25 दिन के बाद घर वापस लौट कर आया है। तुम नहीं देख रही रोशनी कि वो क्या हरकतें करता फिर रहा है? मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है। जब डीएसपी साहब ने कहा कि आपका बेटा गुंडा है, गुंडागर्दी करता है, उस दिन से मेरे दिल को एक ठेस लगी हुई है। रोशनी, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने इस बच्चे के लिए। स्कूल में दाखिला करवाया तो टीचर ने बुलाकर कहा था कि इस बच्चे का आईक्यू लेवल हाई है। मैंने सोचा मेरा बच्चा पढ़ लिख कर मेरा बिजनेस संभालेगा, मगर इस नालायक ने तो मुझे जलील करने की कसम खाई हुई है। संजय जी बेबसी से बोलते जा रहे थे, जबकि रोशनी होंठ कुचलते हुए शर्मिंदगी से नजरें झुकाए बैठी रही। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस सब में उसकी ही गलती है। बरसों पहले इस घर में भी खुशियों का राज हुआ करता था। संजय जी की एक छोटी लाडली बहन थी जिसका नाम था अनीता। अनीता अपनी ससुराल में बहुत चैन और सुकून से रह रही थी, लेकिन भगवान ने उसे औलाद नहीं दी थी। मगर उनकी औलाद की खुशी को भगवान ने इस तरह पूरा किया कि उनके जेठ और जेठानी एक सड़क हादसे में मर गए। उस वक्त अनीता की जेठानी प्रेग्नेंट थी और उसकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था। एक्सीडेंट में दोनों पति पत्नी अपनी जान गंवा बैठे थे, लेकिन ऑपरेशन के जरिए बच्ची को बचा लिया गया था। नवजात बच्ची को अनीता ने अपने सीने से लगा लिया। संजय जी का एक बेटा था जिसका नाम समीर और एक बेटी जिसका नाम ईशा था। आजकल ईशा की शादी की तैयारियां चल रही थीं। पूरे घर में खुशी का माहौल था, मगर फिर भी एक उदासी छाई हुई थी, जिसकी वजह कुछ बरस पहले लिए गए गलत फैसले थे, जिनमें न जाने कसूरवार कौन था, मगर कोई भी अपने ऊपर इल्ज़ाम लेने को तैयार नहीं था।
अनीता जी आज से 16 साल पहले विधवा होकर अपने मायके चली आई थीं। विनोद जी ने अपनी बहन को सर आंखों पर बिठाया था और अनीता जी भी बहुत ही नरम मिजाज औरत थीं। संजय जी की पत्नी सीमा को अनीता के यहाँ रहने पर कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन रोशनी से उन्हें एक अलग तरह की चिढ़ महसूस होती थी। उनका मानना था कि जब रोशनी अनीता की औलाद ही नहीं है तो वो उसे अपने साथ इस घर पर बोझ बनाकर क्यों लाई हैं। और जब अनीता आंखों में आंसू भरकर कहती कि रोशनी का मेरे अलावा कौन है, इतनी छोटी उम्र में मैं उसे कहाँ छोड़ूं, तो सीमा जी कहती इसके मामा मामी के पास छोड़ दो, वो तो जिंदा है ना, वही परवरिश करेंगे इसकी, अपनी बहन की निशानी को वही पालेंगे। लेकिन अनीता जी जानती थीं रोशनी के मामा मामी बेहद लालची इंसान थे। वे पैसे और उस जायदाद की खातिर जो रोशनी के हिस्से में थी उसे अपने पास रख तो लेते, मगर उसे कभी भी वो प्यार न दे पाते जिसकी रोशनी को ज़रूरत थी। भाभी की जली कटी सुनने के बाद भी अनीता जी ने रोशनी को अपने सीने से लगाए रखा। घर में कलेश ज़्यादा न हो ये देखते हुए विनोद जी ने अपने पड़ोस वाला मकान जो इत्तेफाक से बिक रहा था अनीता जी को दिलवा दिया और अब अनीता रोशनी को लेकर अपने भाई के बराबर वाले घर में ही रहने लगीं। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। जब अनीता जी विधवा होकर इस घर में आई थीं तब रोशनी सिर्फ 3 साल की थी और अब 1 साल गुजर चुका था। रोशनी 4 साल की हो चुकी थी जब संजय जी को भगवान ने 2 जुड़वा बच्चे दिए थे। रोशनी उन प्यारे से बच्चों की दीवानी थी, मगर समीर से वो कुछ ज़्यादा ही अटैच थी। समीर बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट और शरारती बच्चा था। वो रोशनी के अलावा किसी के काबू में नहीं आता था और रोशनी ने ही उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी खुद उठाई थी। वो एक बार बताने में ही सब कुछ पकड़ लेता था, मगर इस सब के दौरान वो रोशनी का इस कदर आदी हो चुका था कि उसके बिना रहने का ख्याल भी नहीं कर सकता था और इस बात का किसी को अंदाज़ा नहीं था। अंदाज़ा तो तब हुआ जब समीर 19 साल का हुआ। समीर बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और रोशनी एमबीबीएस के साथ एक अस्पताल में ट्रेनिंग डॉक्टर के तौर पर जॉब कर रही थी। जब रोशनी 12 साल की थी तब अनीता जी को दिल का दौरा पड़ा था और तब वो संजय जी और सीमा जी के सहारे रोशनी को छोड़कर चल बसी थीं। जिस हॉस्पिटल में रोशनी जॉब कर रही थी वहीं के डॉक्टर अक्षत ने अपना रिश्ता रोशनी के लिए भेजा था। सबको ये रिश्ता अच्छा लगा और रोशनी भी डॉक्टर अक्षत को पसंद करती थी। क्या बात है, आज कुछ ख़ास है क्या? वो बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। वो किचन में आकर सेल पर बैठते हुए बोला, समझ लो आज मंगनी है। सीमा जी ने कहा। अच्छा, किसकी मंगनी? ईशा की? उसने चौंक कर पूछा। नहीं, ईशा की नहीं। इस घर में सबसे बड़ा कौन है? रोशनी है ना, तो उसी का रिश्ता आया है। सीमा जी की बात पर उसे ऐसा लगा जैसे पूरी छत उसके सर पर गिर पड़ी हो। वो तेजी से रोशनी के कमरे में आया। रोशनी, आप शादी कैसे कर सकती हैं, वो भी मुझसे पूछे बगैर? वो तेजी से अंदर दाखिल होते हुए बोला, मगर अगले ही मंजर को देखकर वो एकदम रुक गया था। रोशनी खूबसूरत ब्लैक कलर की साड़ी में गजब ढा रही थी। हल्का फुल्का मेकअप उसकी गोरी दमकती रंगत को और भी खूबसूरत बना रहा था। आज उसने अपने बाल खुले छोड़ रखे थे जो अभी गीले थे और उनसे पानी टपक रहा था। वो कितनी ही देर तक उसे देखता रह गया। कमाल करते हो समीर, तुम दरवाज़ा नॉक नहीं कर सकते थे? कितनी बार समझाऊं, अब तुम बड़े हो गए हो। वो एकदम से शर्मिंदा होकर बोली थी। शर्म से उसके गाल हल्के हल्के दहकने लगे थे, क्योंकि जिस वक्त समीर कमरे में दाखिल हुआ था वो साड़ी का पल्लू गिराकर उसकी फॉल ठीक कर रही थी। पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए, आप शादी क्यों कर रही हैं? पागल हो गए हो? शादी क्यों ना करूं? और मेरी उम्र हो गई है तो शादी तो करूंगी ना। वो जवाब में सख्ती से बोली। मेरी असाइनमेंट बनाने में कौन हेल्प करेगा? वो एकदम तिल मिलाकर बोला। बस इतनी सी बात? यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मेरा ससुराल, रोज़ आ जाना, मैं कर दूंगी। वो मुस्कुराकर बोली थी। मुझे नहीं पता, मैं आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बहुत गुस्से से बोला था। तो रोशनी उसकी बात पर एकदम चौंक उठी। बहुत बड़ा मजाक है समीर, अब जाओ यहाँ से, मुझे तैयार होना है। उसकी बात को मजाक में उड़ाते हुए वो अपने बालों को ड्रायर से सुखाने लगी। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं अपनी जान दे दूँगा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपको किसी और का नहीं होने दूँगा। वो एकदम चीख कर बोला तो रोशनी उसकी बात पर फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी। शट अप समीर, तुम्हें बात करते हुए बिल्कुल भी पता नहीं चलता ना कि तुम्हें क्या बात बोलनी है और क्या बात नहीं। मैं तुमसे पूरे 4 साल बड़ी हूँ। वो बहुत गुस्से में बोली थी।
तो क्या हुआ, इतनी सी उम्र का फ़र्क कोई मायने नहीं रखता। मोहब्बत में सब जायज़ होता है। जब मुझे आपसे मोहब्बत हो गई तो मैं क्या करूं? ये तो सिर्फ 4 साल का अंतर है। अगर आपकी और मेरी उम्र में 10 साल का अंतर भी होता तब भी मैं आपसे ही शादी करता। नहीं रह सकता मैं आपके बिना। ये ख्याल ही मेरी जान निकाल देता है। और अगर एक लड़की अपने से बड़ी उम्र के आदमी से शादी कर सकती है तो एक मर्द अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी क्यों नहीं कर सकता? वो बहस करने पर उतर आया था। अभी और इसी वक्त जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई और बात नहीं करनी। वो गुस्से से मुंह फेरते हुए बोली, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा ना, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मैं आपको किसी और का होने नहीं दूंगा। अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगा। वो अटल शब्दों में बोला। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, पागल हो गए हो तुम। वो गुस्से से उसकी ओर मुड़ी। जाओ यहाँ से वरना मैं सबको बता दूंगी। रोशनी ने उसे धमकी दी। बिल्कुल बताइए, मैं तो खुद भी यही चाहता हूँ कि आप सबको बताएं, सबको पता चले और मैं ये बात सबको आपसे पहले ही बता दूंगा। वो गुस्से से बोला, तुम किसी को भी कुछ भी बताओ मगर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं सिर्फ डॉक्टर अक्षत से ही शादी करना चाहती हूँ। रोशनी ने ठंडे शब्दों में कहा तो उसने आसपास देखा और फिर सामने ही टेबल पर उसे फ्रूट बास्केट में एक चाकू दिखाई दिया, जिसे उसने तुरंत उठाकर अपनी कलाई पर रख लिया। रोशनी का दिल धक से रह गया। ये क्या बदतमीजी है, हटाओ इसे, समीर तुम्हें लग जाएगी। वो एकदम तड़प कर बोली, मगर इतनी देर में ही वो अपनी कलाई पर उसे जोर से चला चुका था। खून की एक तेज धार थी जो उसकी कलाई से निकली थी और अब लाल खून बहता हुआ जमीन पर गिरने लगा था। ये देखकर तो रोशनी की जान निकल गई थी। अंकल आंटी प्लीज़ जल्दी से कमरे में आइए। वो चीख चीख कर सबको बुलाने लगी। कुछ ही देर में सब लोग वहाँ पर आए तो सामने का मंजर देखकर शॉक्ड रह गए। अब दूसरी कलाई की बारी है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो दूसरी तरफ की कलाई भी काट लूँगा। बताइए मुझे, आप मुझसे शादी करेंगी या नहीं? वो इतनी ज़ोर से चीखा कि रोशनी ने डर के मारे अपने कानों पर हाथ रख लिया, जबकि समीर की बात पर सबने अविश्वास से उसकी ओर देखा था। समीर, ये क्या हरकत है? हटाओ इसको, तुम जो चाहोगे वही होगा, लेकिन प्लीज़ इसे कलाई से पीछे हटाओ। संजय जी तो अपने बेटे की दीवानगी पर पागल हो उठे थे। नहीं, रोशनी हाँ बोलेगी तभी मैं इसे हटाऊंगा, वरना नहीं। वो कांपते शब्दों में बोला। प्लीज़ रोशनी बेटा, हाँ बोल दो प्लीज़। कब से बेजान खड़ी सीमा जी ने तड़प कर कहा था, तुम जो चाहोगी वही होगा, प्लीज़ हटाओ अब इसे। अब रोशनी ने आंखों में आए आंसू पोंछते हुए कहा, तो समीर ने अभी तक अपनी कलाई से चाकू नहीं हटाया था। उसने अपने पापा संजय जी की ओर देखा। मैं कल ही रोशनी से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। आप करवाएंगे ना शादी? वो संजय जी से बोला तो उन्होंने सर हिला दिया। उसने चुपचाप चाकू हटाकर टोकरी में रखा और रोशनी के सामने जाकर अपने बाजू फैला दिए। मरहम पट्टी कर दीजिए, वो मुस्कुराकर बोला। तो रोशनी ने उसे शिकवा भरी नज़रों से देखा और फिर अपने आंसू पोंछते हुए वो फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर लाई और उसके जख्म पर पट्टी करने लगी। पूरे घर में एक सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई मौत हो गई हो। ऐसा आज से कुछ साल पहले अनीता की मौत पर सन्नाटा छाया था। रोशनी पूरी रात रोती रही। ये सोच सोच कर तड़पती रही कि वो एक ऐसे लड़के की बीवी बनने जा रही है जिसको हमेशा उसने अपना छोटा भाई समझा था। क्या उसे वो उसका हक दे पाएगी? क्या उसके दिल में कभी भी समीर के लिए वो मोहब्बत पैदा हो सकेगी जो लड़की के दिल में अपने जीवन साथी को लेकर पैदा होती है? अगले दिन सादगी से दोनों की शादी हो गई, मगर रोशनी अंदर से टूट गई थी। इससे पहले कि समीर उसे विदा कराकर अपनी दुल्हन बनाकर अपने कमरे में ले जाता, रोशनी के अचानक सुनाए गए फैसले ने सबके होश उड़ा दिए। समीर की जिद पर यह शादी तो हो गई, बस इससे आगे की मुझसे उम्मीद न रखें। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। उसने किसी दूसरे अस्पताल में अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था और वहीं जाकर हॉस्टल में रहने लगी। समीर तो अपना सा मुंह लेकर रह गया था। उसे रोशनी से इस सब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खुश था। कम से कम रोशनी उसकी हो चुकी थी, उसके नाम के साथ जुड़ चुकी थी। लेकिन समीर उसकी एक झलक देखने के लिए हर रोज़ 1.5 घंटे का सफ़र तय करके जाता था, मगर वो एक नज़र भरकर भी उसे नहीं देखती थी। दिन गुजरते गए और पूरा 1 साल गुजर गया था। उस दिन सबके कहने पर रोशनी घर आई तो समीर ने उसके लिए एक सरप्राइज़ पार्टी रखी थी। उन लोगों की पहली एनिवर्सरी थी। वो चुपचाप इस पार्टी में शामिल हुई और समीर कुछ देर के बाद कहीं बाहर चला गया। सब लोग लॉन्ज में बैठे थे।
जब जब रोशनी बोली, मुझे कुछ बात करनी है अंकल आपसे। उसने झिझकते हुए संजय जी से कहा। हाँ हाँ बेटा बोलो, संजय जी ने चौंक कर कहा। मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे पूछे बगैर ये सब किया, लेकिन मुझे ये सब अब बताना होगा। मैं कल सुबह की फ़्लाइट से हायर स्टडी के लिए लंदन जा रही हूँ और वहीं पर मुझे एक जॉब भी मिल गई है। वो धीरे से बोली तो सब लोग चुप हो गए। इसके साथ साथ मुझे एक रिक्वेस्ट भी करनी है। जब तक मैं यहाँ से निकल ना जाऊँ, आप में से कोई भी समीर को कुछ भी नहीं बताएगा। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? और समीर को बताए बिना कैसे जा सकती हो? पति है वो तुम्हारा। सीमा जी की आंखों में आंसू चमक आए, ये सोचकर ही कि उनका बेटा जो इस लड़की के लिए दीवाना बना फिरता है, अगर ये चली गई तो उसका क्या हाल होगा। आप बीच में मत बोलिए सीमा जी। आपके बेटे ने पहले ही मुझे रोशनी बेटी की नज़रों में काफ़ी शर्मिंदा कर दिया है। मैं उससे निगाहें मिलाने के काबिल नहीं हूँ। खबरदार अगर आपने हमदर्दी में अपने बेटे को कुछ भी बताने की कोशिश की। संजय जी ने कड़क शब्दों में कहा। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, कोई ना कोई ड्रामा जरूर करेगा जिसकी वजह से हम सब फिर से इमोशनल ब्लैकमेल हो जाएंगे, मगर अब की बार ऐसा होने नहीं दूंगा। रोशनी ने जो भी फैसला लिया है अब वही होगा। अब आप जाकर आराम कीजिए, सुबह तक ये बात किसी के भी मुंह से ना निकले। उन्होंने सीमा जी को ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा। सब लोग एक एक करके अपने अपने रूम में चले गए। सीमा जी को पूरी रात नींद नहीं आई और उधर समीर भी उस रात घर नहीं आया था। अगले दिन सुबह संजय जी खुद रोशनी को एयरपोर्ट छोड़कर आए थे। सुबह नाश्ते की टेबल पर बैठे सब नाश्ता कर रहे थे जब एकदम फ्रेश मूड के साथ समीर अंदर आया। अरे रोशनी कहाँ है? उठी नहीं अभी तक? वो अपनी प्लेट में आलू का पराठा निकालते हुए बोला। वो जा चुकी है, संजय जी ने साफ साफ शब्दों में जवाब दिया तो उसके मुंह तक जाता हुआ हाथ एकदम से रुक गया था। मुझसे मिले बिना चली गई, इसका मतलब है आज भी मुझे उसे देखने के लिए जाना पड़ेगा उसके हॉस्टल तक। मैं ऐसा करता हूँ ये घर आकर खाना खाऊंगा। वो बोलते हुए जल्दी से उठा। चुपचाप बैठकर खाना खाओ मजनू की औलाद। वो हॉस्टल नहीं गई, वो लंदन जा चुकी है। संजय जी ने गुस्से से झुंझलाते हुए कहा। आप मजाक कर रहे हैं ना पापा? और मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो एकदम गुस्से से बोला। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, वो वाकई जा चुकी है, इन सब से पूछ लो। संजय जी ने कहा तो उसने बारी बारी अपनी माँ और अपनी बहन के चेहरे की ओर देखा था जो सब खामोशी से बैठे थे, जबकि सीमा जी की आंखें तो भीग चुकी थीं। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? एक बार मुझे बताती तो सही, मैं उसे नहीं रोकता। वो एकदम से तड़प उठा था। ये बात तुम सिर्फ अब कह रहे हो, जबकि मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ अगर तुम्हें बता दिया जाता तो तुम उसके ख्वाबों को फिर से रौंद देते, और इस बार मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था। मैंने उसे उसकी मर्जी से जीने के लिए भेजा है, जहाँ तुम जैसा पागल जुनूनी उसके पीछे नहीं होगा। संजय जी ने कड़वे शब्दों में कहा तो एक आंसू उसकी आंख से निकलकर उसकी बियर्ड में खो गया था। उसके दिल का दर्द उसकी आंखों से साफ महसूस हो रहा था। कांपते हाथों की उसने मुट्ठियां बनाई थीं, इतनी जोर से कि उसकी नसें उभर आई थीं। वो अपने अंदर के दुख और गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और फिर वो एक झटके से उठा और कमरे में चला गया। अगले दिन वो सीमा जी को कहीं जाने का कहकर घर से चला गया और फिर पूरे 3 साल के बाद लौटा था। वो बिल्कुल ही बदल चुका था। जिस्म पहले से भरा भरा और मजबूत था, चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी, मानो कभी हंसा ही ना हो। फिर कुछ समय के बाद वो दोबारा वापस चला गया और इसी शहर में रहते हुए भी घर में 3-3, 4-4 दिन के बाद आता और कभी कभार तो हफ्ता हफ्ता भर घर नहीं आता था। पढ़ाई तो वो कब की छोड़ चुका था। संजय जी सिर्फ उसकी हरकतों पर जलते भुनते रहते और अब पिछले दिनों उनके एक दोस्त डीएसपी ने बताया कि उनका बेटा किसी होटल में गुंडागर्दी करते हुए देखा गया है। तब से तो वो जैसे पागल हो गए थे। जब वो घर आया तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी की थी उसकी, मगर उसके कानों पर तो जैसे जूं भी नहीं रेंगती थी। वो उस पर चिल्लाते मगर वो कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से ऐसे चला जाता जैसे उसकी बजाय किसी और से बात कर रहे हों। और आज वो बोला भी तो इतना कड़वा कि कुछ पल के लिए संजय जी शॉक्ड रह गए थे। वो बदतमीज नहीं था, मगर अब वो बेहद बदतमीज और जिद्दी बन गया था। घर में ईशा की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। एक वक्त पर सब लोग लॉन्ज में बैठे थे सिवाय समीर के। रोशनी अभी अभी सबके बीच जाकर बैठी थी कि कुछ ही देर गुजरी तो समीर अंदर दाखिल हुआ। उसकी सफ़ेद शर्ट खून से भीगी हुई थी। ये क्या हुआ समीर भाई?
मम्मी पापा सब इधर आए। ईशा सबको ऊंची ऊंची आवाज में पुकारने लगी। सब लोग दौड़ते हुए बाहर आए। कुछ नहीं हुआ है मुझे, ठीक हूँ। बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, वो भी मेरा नहीं किसी और का। तो बस उन्हें अस्पताल पहुंचाते हुए कपड़े खून से भर गए हैं, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। वो ईशा के गाल को थपथपाते हुए सुकून से बोला। हे भगवान, मेरी तो जान ही निकाल दी थी इस लड़के ने, सीमा जी ने तड़प कर कहा। वो तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कुछ देर के बाद रोशनी उठी और बिना किसी को कुछ कहे चुपचाप उसके पीछे चली आई थी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अंदर चली जाए। खुले दरवाजे से हल्का सा झरोका देखा तो वो बिना शर्ट के खड़ा था। उसके कंधे पर बैंडेज हुआ था। कुछ देर तक आईने के सामने खड़ा रहा, फिर कमर से दूसरी शर्ट निकाल कर लाया और उसे पहनने की कोशिश करने लगा, मगर बाजू के घाव की वजह से वो पहन नहीं पा रहा था। रोशनी से अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो वो उतनी ही तेज़ी से उसकी तरफ घूमा था। आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? वो बोला नहीं था बल्कि गुस्से से दहाड़ा था। क्या हो गया है समीर, तुम्हें कंधे पर चोट कैसे लगी, मुझे बताओ। वो पास आकर बोली। आप होती कौन है मुझसे ये सवाल करने वाली? वो गुस्से से बोला और उसकी तरफ से रुख फेर कर पूरी ताकत से शर्ट पहनने लगा, मगर इतना जोर लगाने पर उसके जख्म से खून बहने लगा था और बैंडेज खून से एकदम लाल हो गई थी। रोशनी ने तड़प कर उसका बाजू थामा। अगर तुमने मुझे अपना घाव नहीं दिखाया ना, तो मैं अभी और इसी वक्त बाहर जाकर सबको बता दूंगी कि एक्सीडेंट किसी और का नहीं, तुम्हारा हुआ है। वो गुस्से से बोली और उसकी शर्ट रिमूव करती वो उसके इतने करीब हुई कि समीर की गर्म सांसें उसके चेहरे को जलाने लगीं। फिर वो उसे बेड पर बिठाकर उसकी बैंडेज खोलकर देखने लगी और घाव देखकर वो एकदम हैरान रह गई थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गोली लगी हो। किसी से झगड़ा करके आए हैं आप? उसने अपनी नम आंखों को उसके चेहरे पर जमाते हुए पूछा तो वो निगाहें चुराकर अपने चेहरे का रुख फेर गया। मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, ये सब कैसे हुआ? उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए पूछने लगी। आपको जानकर क्या करना है? और आपको अचानक से मुझ पर हमदर्दी क्यों होने लगी? अपनी हद में रहें। वो कड़वे शब्दों में बोलता उठकर उसको बाजू से खींचकर दरवाजे तक लाया और जोर से बाहर फेंकते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। समीर, मैं कह रही हूँ दरवाज़ा खोलो, मुझे आपकी बैंडेज करनी है। वो दरवाजे को जोर जोर से बजाते हुए चिल्लाकर बोली। उसके चिल्लाने पर सब लोग वहाँ आ गए थे। क्या हुआ है आखिर? संजय जी ने पूछा। अंकल, मुझे लगता है किसी से झगड़ा करके आया है, गोली लगी है उसे। वो रोते हुए बोली तो सब लोग शॉक्ड रह गए। समीर, दरवाज़ा खोलो, संजय जी ने जोर जोर से दरवाज़ा बजाते हुए कहा। सीमा जी ने भी आगे बढ़कर रोते हुए आवाज़ लगाई। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला। वो बाहर आया तो शर्ट पहन चुका था। ये बता रही है कि तुम्हें गोली लगी है? सीमा जी ने बेकरारी भरे शब्दों में पूछा। बेवकूफ़ है ये, पता नहीं इसे कुछ भी। पता नहीं डॉक्टर की डिग्री इसे किसने दे दी। घाव देखकर भी इसे पता नहीं चला कि किस चीज़ का है। वो मुंह बनाकर बोला। क्या मतलब? लेकिन तुम तो कह रहे थे तुम्हें चोट नहीं आई, संजय जी ने पूछा। मुझे चोट आई थी और वो मरीज को उठाते हुए आई थी, बाकी सारा खून उनका ही था। अगर मुझे गोली लगी होती तो मैं इतने सुकून से खड़ा न होता। वो मुंह बनाकर बड़े आराम से झूठ बोल रहा था। झूठ बोल रहा है ये? वो एकदम से तड़प उठी थी। अच्छा, अगर मुझे गोली लगी होती तो मुझे तो हॉस्पिटल में होना चाहिए ना। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बोलो? बचपन से ही चोट से कितना डरता था मैं। जरा सी चोट लग जाती थी तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता था, और अब अगर गोली लगी है तो मैं सुकून से घूमता फिर रहा हूँ। वह क्या बात है? ये शायद मुझे आपसे डांट लगवाना चाहती है, ये बात कहकर कि मेरा किसी से बाहर झगड़ा हुआ है और आपको तो वैसे भी मौका चाहिए मुझे सुनाने के लिए। तो बस ये मुझे बदनाम करने के लिए ये सब कर रही है ताकि आपसे मुझे डांट लगवा सके। वो गुस्से से चबा चबा कर बोलता जा रहा था। शर्म नहीं आती तुम्हें? खुद ही चाहती थी ना मेरा बेटा तुमसे दूर हो जाए, तो अब क्यों खुद भाग भाग कर उसके पास जाती हो? पहले ही वो बाप बेटा एक दूसरे से बात करने को राजी नहीं और तुम उनमें और भी फूट डलवा रही हो, सीमा जी ने गुस्से से कहा। ऐसी बात नहीं है आंटी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने देखा है इसका घाव खुद अपनी आंखों से, बहुत गहरा है। वो एकदम तड़प कर बोली और आंखों में नमी छलक आई थी। बस बस, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे बेटे की हमदर्द बनने की। अब जो कुछ भी है और जो हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने अपने बेटे को समझाया है कि वो तुम्हें छोड़ दे। अरे, जहाँ कदर ना हो वहाँ दिल लगाने का क्या फ़ायदा?
और फिक्र मत करो, तुम्हें अपनी जान छुड़वाने के लिए कोई भी साजिश रचने की ज़रूरत नहीं, सीमा जी ने कड़वे शब्दों में कहा। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं कुछ देर आराम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ। हाँ हाँ मेरा बच्चा, तुम जाओ आराम करो, और आप सब चलिए खाना खा लीजिए। तमाशा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा बच्चा आराम करना चाहता है, उसे आराम करने दें, सीमा जी ने कहा। तो सब एक एक करके वहाँ से चले गए, सिवाय रोशनी के। वो भीगी आंखों से उसे देख रही थी, जो तंजिया अंदाज में मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ डॉक्टर जी, अब आप यहीं खड़ी रहेंगी या फिर यहाँ से जाएंगी? क्यों झूठ बोला आपने सबसे? होंठ कुचलते हुए वो बोली। माफ़ करो मुझे, तुमसे मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, अब आप जा सकती हैं, वो गुस्से से चटक कर बोला, और फिर दोबारा से उसके मुंह पर जोर से दरवाज़ा बंद करके कमरे के अंदर लॉक हो गया। रोशनी बोझल दिल के साथ वहाँ से चली आई। 2 दिन गुजर चुके थे, समीर घर में मौजूद नहीं था। शाम को ईशा की हल्दी की रस्म थी और सब लोग सुबह से ही तैयारियों में बिजी थे। रोशनी बेटा एक काम करो, ईशा को पार्लर लेकर चली जाओ, सीमा जी ने कहा तो उसने सर हिला दिया। कुछ देर के बाद वो दोनों पार्लर के लिए निकल चुकी थीं। अचानक से बीच रास्ते में एक गाड़ी रुक गई। इससे पहले वो दोनों कुछ समझ पाती कि तभी 3-4 नकाबपोश उनके करीब आए, उन्हें बंदूक की नोक पर अपनी वैन में बिठाकर वहाँ से ले गए। वो पिछले 2 घंटे से वहाँ पर चिल्ला चिल्लाकर सबको पुकार रही थीं कि तभी एक नकाबपोश अपने 2 आदमियों के साथ अंदर आया। कौन है इनमें से? उस टाइगर की बहन, उसने अपने साथ मौजूद आदमी से पूछा, तो उसने ईशा की तरफ इशारा कर दिया। फ़ोन पर उस टाइगर को बता दो कि उसकी बहन मेरे पास है, वो आदमी गुस्से से बोला। फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है रघु, टाइगर को हर बात की खबर होती है, दरवाजे से समीर अंदर दाखिल होते हुए बोला, और फिर सुकून से आकर कुर्सी पर बैठ चुका था। समीर को देखकर रोशनी और ईशा की आंखों में चमक आई थी, लेकिन उसका अंदाज देखकर दोनों ठिठक गई थीं। तूने बहुत नुकसान किया है रघु का, और तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो नकाबपोश आदमी अपनी पिस्तौल का रुख उसकी तरफ करते हुए बोला। तो समीर एक जोरदार कहकहा लगाकर हंस पड़ा। तुझे क्या लगता है टाइगर को शिकार करना इतना आसान है? अंडरवर्ल्ड में दहशत का दूसरा नाम टाइगर है। बोला था ना तेरे को मेरे से पंगा नहीं लेने का, वरना तू बहुत पछताएगा। और देख फिर तेरे साथ अब क्या होगा, तेरा पूरा का पूरा अड्डा तबाह, तेरा कारोबार भी ख़त्म। और अब तुमने मेरी बहन और मेरी बीवी को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। तुम्हें पता है ना कि मैं अपनी फैमिली को कितनी मोहब्बत करता हूँ। आज तक मैंने छुपा कर रखा हुआ था, मगर अफसोस तुझे पता चल गया। मेरी ही गलती है कि मैंने तेरे साथियों को अपना पीछा करने दिया। अगर वहीं पर ख़त्म कर देता तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन कोई बात नहीं, इस गलती की सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ना। पहली बार मैंने तुम्हारे कारोबार को तबाह किया था, मगर इस बार तुम मेरे हाथों से मरोगे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था रघु, मैं तुम्हारी जान लेना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने मेरी फैमिली पर हाथ डाला है, समीर ने कहा, और रघु ने गुस्से से गोली चलाई। मगर इससे पहले समीर झुककर नीचे होता उसकी टांगों के बीच से गुजर चुका था। कुछ ही देर में टाइगर ने उसके दोनों आदमियों के गले की हड्डियां तोड़ते हुए उन्हें पूरी तरह ठंडा कर दिया था। रघु डरकर पीछे हटा था, मगर तब तक टाइगर उस पर जा झपटा और उसे उठाकर जमीन पर दे मारा। उसकी चीख के साथ साथ ईशा और रोशनी की चीखें भी निकल गई थीं। वो दोनों फटी फटी निगाहों से समीर को देख रही थीं, जो इस वक्त किसी दरिंदे से कम नहीं लग रहा था। अब रघु जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और समीर ऐसे आराम से बैठा था जैसे सर्कस चल रहा हो। मम्मा मार दो मुझे, बहुत तकलीफ टाइगर, रघु तड़प कर आधे अधूरे शब्द बोला। तो टाइगर ने उसकी तरफ पिस्टल फेंकी। 2 ऑप्शन है तेरे पास, या तो मुझ पर गोली चला, लेकिन अगर निशाना चूक गया तो तुझे ज़्यादा तड़पा तड़पा कर मारूंगा, या फिर खुद को ही मार ले, वो बेदर्दी से बोला। रघु ने पिस्तौल थामी और कांपते हाथों से अपने ही आप को ठंडा कर दिया। उसकी आखिरी चीख के साथ वहाँ एक मौत का सा सन्नाटा छा गया। ईशा तो सदमे से बेहोश हो गई थी, जबकि रोशनी सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ एकटक उसे देखे जा रही थी। फिर वो चलता हुआ उसके पास आया, दोनों की रस्सियां खोलते हुए ईशा को गोद में उठाया और रोशनी को पीछे आने का कहता बाहर निकल गया। रोशनी पिछली सीट पर ईशा का सर गोद में रखे उसे होश दिलाने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर के बाद गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने रुकी। वो बाहर निकला और ईशा को दोबारा से गोद में उठाया, उसे पीछे आने का इशारा करता हुआ तेजी से सीढ़ियां चढ़कर एक फ्लैट के सामने ले आया।
अंदर आते ही उसने ईशा को बेड पर लिटाया और गुमसुम खड़ी रोशनी की ओर घूमकर देखा। बैठ जाओ यहाँ पर, मैं पार्लर वाली को यहीं बुला लूँगा, दोनों यहीं से तैयार हो जाना और हम वक्त पर पहुँच जाएंगे। वो बड़े ही सुकून से बोलते हुए बाहर की ओर बढ़ने लगा तो रोशनी ने एकदम से उसका हाथ थाम लिया। वो रुककर सवालिया निगाहों से रोशनी को देखने लगा। कौन सा रूप है ये आपका, इस कदर बेदर्द, आपने उन लोगों को जान से मार दिया। इसका मतलब अंकल जी जो आपके बारे में सोचते हैं वो बिल्कुल सही है कि आप गलत राह पर चल पड़े हैं। वो सब्र से भरे शब्दों में बोली, मैं जिस भी राह पर चलूं आपको उससे क्या, अपने काम से काम रखो। वो एक झटके से अपना बाजू छुड़वाता हुआ बाहर की ओर बढ़ गया। रोशनी भी तेजी से उसके पीछे आई थी। क्यों कर रहे हैं ये सब, मेरे किए की सजा उन सबको क्यों दे रहे हैं जो आपके अपने हैं। काम से काम रखो अपने, जाओ जाकर ईशा को होश में लाओ, मैं पार्लर वाली को अभी बुला कर लाता हूँ। ठंडे शब्दों में बोलता हुआ मोबाइल पर कोई नंबर डायल करता हुआ कान पर लगा गया। सुनैना, तुम पार्लर से एक लड़की को लेकर मेरे अपार्टमेंट में पहुँचो। क्यों, क्या हुआ है? ये वहीं आकर पता लग जाएगा। और हाँ, राहुल के साथ आना, अकेली मत आना। फ़ोन पर किसी लड़की को आने का कहकर वो पीछे पलटा तो रोशनी अभी तक वहीं खड़ी थी। वो अंदर आया और पानी की छींटे मारकर ईशा को होश दिलाया। ईशा होश में आते ही रोने लगी। आपने हमारी आंखों के सामने किसी की जान ले ली समीर भाई, आप जानते भी हैं आपको सज़ा हो सकती है। मम्मी पापा पर क्या गुजरेगी जब उन्हें ये सब पता चलेगा। ईशा रोते हुए बोले जा रही थी मगर वो चुपचाप बैठा मोबाइल पर बिजी था। आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे भैया, ईशा ने एकदम से झुंझला कर कहा। कोई ज़रूरत नहीं है ईशा, इससे कोई भी बात पूछने की ज़रूरत नहीं, ये समझने की हर हद से गुजर चुका है। मैं आज घर जाते ही अंकल जी को सब कुछ बताऊंगी, ये समझता क्या है खुद को, रोशनी ने कहा तो वो मोबाइल साठ पर पटक कर उठा और उसके करीब आया। अभी और इसी वक्त फ़ोन करो ना और लगा दो शिकायत मेरी, मगर उसके बाद क्या होगा ये आपको अच्छी तरह पता है। ईशा की शादी ख़राब होगी और पता नहीं आगे भी क्या क्या होगा। उन्हें तो वैसे भी मौका चाहिए मुझे सुनाने का, और आप तो बस यही चाहती हैं ना। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर काटदार शब्दों में बोला। वो कोई और बात कहती कि तभी दरवाज़ा खुला, एक लड़की अंदर दाखिल हुई, उसके पीछे ही एक और लड़की और एक लड़का दाखिल हुआ। क्या बात है बॉस, शादी करने वाले हो क्या? लग तो ऐसा ही रहा है। अरे क्या लड़कियां अगवा की हैं आपने? पैंट शर्ट में वो लड़की नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। सुनैना, तुम थोड़ी देर जबान बंद नहीं रख सकती? हर वक्त ये बक बक करना ज़रूरी होता है। और पूजा, प्लीज़ जल्दी से मेरी बहन को तैयार कर दो। अरे ये ईशा है, क्या हुआ, पार्लर वाली नहीं मिली क्या? सुनैना ने एक और सवाल दागा तो उसके इतना फ्री होने पर रोशनी ने घूर कर उसे देखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। ये कहकर उसने सब कुछ बता दिया तो वो लड़की सुनैना और साथ में वो लड़का सब परेशान हुए थे। ओ माय गॉड, अगर ऐसा कोई मामला था तो हमें फ़ोन कर देते, हम आपके पास आ जाते अगर आपको कुछ हो जाता तो। वो सुनैना नाम की लड़की परेशान होकर बोली और फिर एकदम से समीर के करीब आकर उसका हाथ थाम लिया। ये चोट फिर से लगवा ली ना आपने? सुनैना ने हाथ थामते हुए कहा तो रोशनी ने भी चौंक कर देखा। वाकई उसके हाथ से खून बह रहा था। तुम अच्छी तरह जानती हो सुनैना, इतनी छोटी मोटी चोटों का मैं टेंशन नहीं लेता। जाओ जाकर जो खाना है फ्रिज में से निकाल कर खा लो। जबकि सुनैना अपने साथ आए उस लड़के से कहने लगी, तुम यहीं आराम से खड़े हो, देख नहीं रहे बॉस को चोट लगी है, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। सुनैना ने चीख कर पास खड़े लड़के से कहा। ओ हेलो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, तमीज़ से बात किया करो मुझसे। वो लड़का भी गुस्से से बोला। चुपचाप जो कहा जा रहा है वही करो। सुनैना ने इस बार गुस्से से आंखें दिखाकर कहा। देख रहे हैं ना बॉस, इस चुड़ैल को, ये किस कदर रौब जमाती है हम सब पर, और तब भी आप सिर्फ इसी की साड़ लेते हैं। वो लड़का भी कमर पर हाथ रखकर चिढ़कर बोला। मैं डायन हूँ तो तुम भी बन मानुस हो, बंदर हो, जलील इंसान। वो भी अब कमर पर हाथ रखकर तुनक कर बोली। रोशनी और ईशा उनकी लड़ाई पर बुरी तरह घबरा चुकी थीं, जबकि समीर और वो पार्लर वाली लड़की पूजा चुपचाप खड़े थे। उनकी लड़ाई पर रोशनी एकदम परेशान होकर चीखी थी। प्लीज़ समीर, इन्हें चुप करवाओ, मेरे सर में दर्द होने लगा है। एक नज़र रोशनी की तरफ देखते हुए उसने उन दोनों को चुप करवा दिया था। उसके एक ही बार कहने पर वो दोनों चुप हो गए थे। सुनैना थोड़ी देर के बाद आई तो उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। वो उसे सोफे पर ज़बरदस्ती बिठाकर उसके सामने टेबल पर बैठी और उसके हाथ पर बैंडेज करने लगी, जबकि रोशनी अंदर ही अंदर जल रही थी।
अच्छा ऐसा करो, कंधे का जख्म भी दिखाओ ताकि मैं वहाँ भी बैंडेज कर दूँ। मुझे पता है जरा भी ध्यान नहीं रखा होगा उस जख्म का। वो तेजी से बोलते हुए बड़े ही महारत से उसकी पट्टी कर रही थी। मेरा जख्म ठीक है, ऐसा करो तुम लोग अब वापस जाओ, चुपचाप शर्ट उतारो वरना मैं सारे के सारे बटन तोड़ दूंगी। अरे मैंने बोला ना सब ठीक है, और बाकी जो कुछ है मैं मैनेज कर लूँगा, प्लीज़ अब जाओ यहाँ से। लेकिन सुनैना बाज नहीं आई। उसने एक झटके से उसकी शर्ट के बटन तोड़कर उसकी शर्ट को उतार दिया, जबकि उसकी इतनी बेबाकी पर रोशनी तिलमिला कर रह गई। तुम्हारा दिमाग ख़राब है सुनैना, अब इन बटनों को कौन जोड़ेगा? वो गुस्से से बोला। क्यों, आपके पास कोई दूसरी शर्ट नहीं है क्या? वो मुंह बनाकर बोली और फिर बड़े ही सुकून से उसके कंधे की बैंडेज करने लगी। वो भी चुपचाप अब उसकी सारी बातें मानता जा रहा था, और ये बातें रोशनी को अंदर ही अंदर आग में झुलसा रही थीं। बैंडेज करने के बाद वो उसके वार्डरोब की तरफ बढ़ी और वहाँ से एक दूसरी शर्ट निकालकर उसे पहनने में मदद करने लगी। शर्ट के बटन लगाकर जाना वरना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, वो हंसते हुए बोला। अरे एक शर्ट के बटन के टूटने पर इतना गुस्सा दिखाने लगे हो? इतनी खूबसूरत लड़की ने तुम्हारी मरहम पट्टी की, उसके पैसे तो दिए नहीं तुमने। खैर तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ। चाय बनाकर लाती हूँ, पी लेना। सुबह से कुछ खाया पिया भी है या नहीं? वो दरवाजे की तरफ बढ़ते बढ़ते दोबारा पलट कर बोली। बहुत बिजी था, याद नहीं रहा, वो सिर झटक कर बोला। अफसोस होता है मुझे कभी कभी कि पता नहीं खाए बगैर इंसान जिंदा कैसे रहता है। खैर छोड़ो, मैं कुछ बनाकर भी लाती हूँ, वरना पता लगा रात तक भूखे रहोगे। वैसे तुमने मुझे ईशा की शादी पर ना बुलाकर बहुत गलत किया है। सुनैना ने कमर पर हाथ रखकर मुंह बनाकर कहा। इनवाइट करने वाला था यार, लेकिन भूल गया। और वैसे तो अभी सिर्फ हल्दी की रस्म है, 3 दिन के बाद मेहंदी है और फिर बारात, तो उसी दिन बुलाऊंगा। वो सपाट शब्दों में बोलता अपनी शर्ट के बटन बंद करने लगा। चलो देखती हूँ, वो बोलती हुई वहाँ से पलट गई। उसके जाने के बाद भी रोशनी गुमसुम सी बैठी रही और समीर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, जहाँ अजीब से हाव भाव का असर चढ़ा था। वो अपना सर झटक कर रह गया। फिर कुछ देर के बाद वो बाहर निकल गया। लॉन से लगातार बोलने की आवाज़ें आ रही थीं और रोशनी बेचैनी से कभी दरवाजे की तरफ देखती और कभी ईशा की तरफ, जो कि तैयार होने में बिजी थी। फिर उन दोनों के तैयार होने के बाद सुनैना अंदर दाखिल हुई तो उसके हाथ में उसकी ड्रेस थी जो वो नीचे गाड़ी से निकाल कर लाई थी। कपड़े पहनने के बाद वो जैसे ही बाहर आई तो सुनैना और वो लड़का उसे पार्लर वाली को लेकर जा चुके थे, जबकि समीर सोफे पर लेटा आंखें बंद किए हुए था। वो चलती हुई उसके पास आ गई। हो गई तैयार? बंद आंखों के पीछे से सवाल पूछा तो वो चौंक गई। आपको कैसे पता चला कि मैं आपके पास आई हूँ? रोशनी की बात पर वो कड़वे अंदाज में मुस्कुराया। मोहब्बत की थी आपसे कभी, और जब भी आप पास होती हैं ना तो अभी भी महसूस हो जाती हैं। क्या करूँ इस कमबख्त दिल का, दिल चाह कर भी इस मोहब्बत को दिल से निकाल नहीं पाया। वो ठंडे शब्दों में बोलते हुए उसके दिल की धड़कन को धड़कने पर मजबूर कर गया था। कितना हैंडसम हो गया था वो, और यहाँ तक कि वो उसके सामने एक छोटी सी नाजुक सी गुड़िया जैसी लगने लगी थी। फिर वो उठकर खड़ा हुआ और ईशा को आवाज़ देने लगा। एक निगाह भी उसने रोशनी पर नहीं डाली थी, मानो वो उसके लिए कोई अहमियत ना रखती हो। वो दिल ही दिल में बुझ गई थी। पता नहीं क्यों उसका मन कर रहा था कि समीर उसे नज़र भर कर देखे, उसकी तारीफ करे। ईशा के बाहर जाते ही वो उन दोनों को लेकर घर के लिए निकल चुका था। घर पहुँचे तो मेहमान भी पहुँच चुके थे। थोड़ी देर में ही उसे स्टेज पर ले जाकर बिठा दिया गया और रोशनी भी उसके साथ ही बैठ गई, मगर उसकी निगाहें समीर को ही तलाश कर रही थीं, जो न जाने कहाँ अचानक से गायब हो गया था। कुछ देर के बाद वो सामने से आता दिखाई दिया। वो वेटर को कुछ समझा रहा था और बेहद जिम्मेदार लग रहा था। मैंने कहा था ना वो ठीक हो जाएगा, और देखो आज किस तरह अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है। सीमा जी की आवाज़ पर वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। काश ये बिजनेस की तरफ भी आ जाए और अपनी पढ़ाई को दोबारा जारी रख ले तो कितना अच्छा होगा। समझ नहीं आता ये लड़का करेगा क्या। मैं तो अभी तक उस दिन की बात नहीं भूला जिस दिन मुझे पता चला ये किसी क्लब में गुंडागर्दी कर रहा था। हो ना हो इसकी जो चोट लगी है ना, इसी चक्कर में लगी है, संजय जी परेशान शब्दों में बोले। रोशनी ने धीरे से सिर हिला दिया। उसका दिल उदास हो गया था ये सोचकर कि जब संजय जी को पता चलेगा कि उनका बेटा अब एक बहुत बड़ा डॉन और कातिल बन चुका है तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन उसने मन ही मन में सोच लिया था
कि आज वो इस बारे में उससे बात करके रहेगी और उसे समझाने की भी कोशिश करेगी। फंक्शन से फ्री होने के बाद उसने अपने और ईशा के लिए चाय बनाई। काफ़ी देर तक बैठकर वो बातें करती रहीं। फिर ईशा तो सोने के लिए लेट गई, मगर रोशनी को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर समीर के कमरे में आई और धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। आ जाइए। नींद से बोझिल आवाज़ कानों में गूंजी तो वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। समीर बिना शर्ट के औंधे मुंह बेड पर लेटा हुआ था। रात के इस वक्त आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। उसकी भारी आवाज़ गूंजी तो वो गहरी सांस भरते हुए बेड की तरफ कदम बढ़ा गई। उठिए, मुझे आपसे बात करनी है। वो पास जाते ही रौब जमाने वाले अंदाज में बोली। मैं कानों से सुनता हूँ, सो प्लीज़ आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। वो सुकून से बोला। आप जानते भी हैं अंकल जी आपके लिए कितना परेशान है। अगर उन्होंने कोई ऐसा वैसा फैसला किया तो? ऐसा वैसा फैसला मतलब? वो इस बार एकदम उठकर बैठ गया और साथ ही हाथ बढ़ाकर कमरे की लाइट भी ऑन कर दी। आप अच्छी तरह जानते हैं ऐसे वैसे से क्या मतलब है। वो उसके कसरती बदन से निगाहें चुराकर बोली। नहीं, मैं नहीं जानता। क्या है ना कि मेरा दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है गुंडागर्दी करते करते, तो मुझे कुछ बातें समझ नहीं आती। आप समझा दीजिए। देखो समीर, इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजरती। हम दोनों पति पत्नी हैं और पति पत्नी का रिश्ता तभी आगे बढ़ता है जब हम सब कुछ ठीक करके चलें, और आप भी इस बात को सीरियस लेकर चलें तो। वो थोड़ा झुंझलाते हुए बोली। मैं तो सीरियस ही था हमेशा से, मगर आपने मुझे सीरियस रहने नहीं दिया। आप तो मुझे छोड़कर चली गईं, वो भी बिना बताए। वो एकदम कड़वे शब्दों में बोला। हाँ, मैं मानती हूँ मैं गई थी, लेकिन ना बताने की वजह यही थी कि आप मुझे जाने नहीं देते। क्या मैं आपके दोगलेपन को नहीं जानती थी? वो होंठ को चलते हुए बोली। जब मेरे पागलपन को जानती थी तो फिर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अब मेरे अंदर जीने की तमन्ना ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए मैं ख़तरों से खेलता हूँ कि किसी दिन किसी अनजान गोली का निशाना बनकर शायद मैं जान से हार जाऊँ और मेरी ज़िंदगी के दुखों का अंत हो जाए। इस दर्द से छुटकारा मिल जाए जो दिल के किसी कोने में हर पल टीस मारता है। शट अप, क्या बकवास किए जा रहे हो? वो एकदम उसके पास बैठती हुई उसके होंठों पर अपना हाथ रख गई। बहुत नफरत थी ना आपको मुझसे? मुझे मोहब्बत करने की सज़ा सुना दी आपने। एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि पूरा 1.5 घंटा लगाकर आपके हॉस्टल में आपकी एक झलक देखने आया करता था। मेरी दीवानगी का आपको अंदाज़ा नहीं था क्या, जो मुझे बिना बताए छोड़कर 7 समंदर पार चली गई? एक बार भी नहीं सोचा कि जो इंसान जब तक तुम्हारी एक झलक नहीं देख लेता उसे चैन नहीं मिलता था, और अब बिना बताए जा रही हो तो इतने सालों के लिए, तो वो कैसे जिंदा रह पाएगा? एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कैसा महसूस करूँगा, मैं जो आपको देख देख कर जीता था। खैर, यहाँ तो मरने वाला भी सब्र कर लेता है। आप तो फिर भी जिंदा थी, मुझे भी सब्र आ ही गया। वो उसका मखमली हाथ अपने होठों से हटाते हुए बोला। क्या करती मैं समीर? शर्म महसूस होती थी मुझे ये सोचकर कि मैं अपने से इतनी छोटी उम्र के इंसान से शादी कर चुकी हूँ। मेरा यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं खुद को कुछ वक्त देना चाहती थी। रोशनी ने भीगे शब्दों में कहा। अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं मिस रोशनी, जाइए यहाँ से, मुझे सोना है। कहते हुए वो लाइट बंद कर गया। प्लीज़ मुझसे बात तो करो ना, मैं नहीं देख सकती ये सब, मुझे गिल्टी फील होता है। वो तड़प उठी उसकी बेरुखी पर। प्लीज़ रोशनी, जाओ यहाँ से, वरना मैं अपना बर्दाश्त खो दूँगा, वो करवट लेते हुए बोला। वो कुछ देर तक उसकी चौड़ी पीठ को देखती रही, फिर चुपचाप वहाँ से पलट गई। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर सब मौजूद थे। रोशनी की निगाहें सिर्फ समीर को तलाश रही थीं, जिसको देखने के लिए न जाने क्यों अब उसका दिल मचलने लगा था। दिल उसे रात भर शर्मिंदा करता रहा कि खुद से छोटे लड़के से मोहब्बत करने लगी हो, मगर वो अपने दिल को समझा चुकी थी कि मोहब्बत कभी उम्र देखकर नहीं की जाती। अगर मोहब्बत की कोई कैद होती तो वो मोहब्बत नहीं सौदा होती। उसे आज समीर बिल्कुल सही लगा था। उसने अगर रोशनी से मोहब्बत की थी तो कुछ गलत नहीं था, मगर उस वक्त रोशनी को सिर्फ उसका जज्बातीपन लगा था। लेकिन वो उसकी मोहब्बत में खुद को गलत राहों पर डाल चुका था। ये सोच कर ही वो पागल हो रही थी। कुछ देर बाद वो ताज़ा दम होकर बाहर आया और कुर्सी घसीटते हुए बैठ गया। तुम्हारा अब आगे का इरादा है? बिजनेस कब ज्वाइन करोगे? संजय जी ने आज फिर से अपना पसंदीदा टॉपिक छेड़ दिया था। कभी नहीं। उसके जवाब पर सब लोग परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और संजय जी ने गुस्से से चम्मच प्लेट में पटक दिया। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो फिर मैं भी रोशनी को तुमसे तलाक दिलवाने के लिए अदालत में केस करूंगा।
क्योंकि मैं रोशनी की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। मेरी मरती हुई बहन ने इसका हाथ मेरे हाथ में दिया था और मैंने उससे वादा भी किया था कि हमेशा इसकी देखभाल अपनी बेटी की तरह करूँगा। इसमें क्या कमी है? तुमसे लाख गुना बेहतर इंसान इसके लिए मिल जाएंगे। मिस्टर शर्मा ने कल ही मुझे अपने बेटे के लिए रोशनी के बारे में बात की है। अब तुम सुधरना नहीं चाहते तो मुझे इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। संजय जी की बात पर डाइनिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। बहुत अच्छा फैसला लिया है आपने। और रही बात तलाक के केस दायर करने की, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आप तलाक के पेपर तैयार कीजिए, मैं साइन कर दूंगा। वो सुकून भरे अंदाज में बोलता हुआ रोशनी को पत्थर बना गया था। बाकी सब लोग भी हैरानी से उसकी ओर देख रहे थे। बस हो गई तुम्हारी मोहब्बत ख़त्म? संजय जी ने तंज भरे अंदाज में पूछा। मोहब्बत का तो पता नहीं, मगर पागलपन मेरा उसी वक्त ख़त्म हो गया था जब ये आज से 3 साल पहले मुझे छोड़ कर गई थी। इसका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इसकी वजह से मैंने ये सीख लिया कि जज्बातों का कोई मोल नहीं होता। मैंने सीखा कि आप जितनी भी मोहब्बत करेंगे वो उतनी ही बेकदरी करेगा और आपकी सारी मोहब्बत को आपके मुंह पर मार देगा। सो जो मोहब्बत का पागलपन मेरे ऊपर सवार था ना, वो उतर चुका है। वो सपाट अंदाज में बोलता चला गया। अच्छा चलो, ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, तलाक के पेपर्स खुद ही तैयार करके दे दो और जल्दी करना ये काम, ताकि मैं रोशनी का कहीं अच्छी जगह रिश्ता तय कर सकूं। संजय जी ने कहा तो वो चुपचाप अपना खाना खाने लगा। फिर सोफे से उठा और वहाँ से बाहर की ओर बढ़ गया। आज रात मेहंदी का फंक्शन था। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ हंसी की आवाज़ें थीं, मगर रोशनी एक साइड पर गुमसुम सी बैठी थी कि तभी उसकी निगाह सुनैना और राहुल पर पड़ी। सुनैना आज हल्की ब्लू कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो दोनों चलते हुए उसके पास आए। हाय हेलो के बाद अभी बैठी ही थी कि तभी वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट के साथ मोबाइल पर बात करते हुए वो आता दिखाई दिया। सुनैना ने जल्दी से उठकर हाथ हिलाया तो वो फ़ोन बंद करता हुआ उनके पास आ गया। अरे ये कौन है? किसको साथ ले आए हो? समीर ने मुस्कुराहट रोकते हुए कहा। शमशान घाट की चुड़ैल लाया हूँ। राहुल की बात पूरी हुई थी कि सुनैना ने गुस्से से उसे थप्पड़ मारना चाहा, मगर वो जल्दी से झुककर दूसरी साइड पर खड़ा हो गया। तुम इसका साथ दोगे या मेरा? देखा, हमेशा तुम्हें मुझसे काम पड़ता है। अगर तुमने इसका साथ दिया ना तो फिर पछताओगे। सुनैना ने तंज कसकर कहा। अरे तुम तो सुनैना हो, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। मैं तो पहले ही कह रहा था आज ही इंसानों वाला हुलिया अपना लेना। ये बिल्कुल ही कुछ अजीब सी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि सच में किसी शमशान घाट से चुड़ैल भाग कर आई है और जो इंसानों के कपड़े पहनकर घूम रही है। राहुल ने फिर से छेड़ा तो वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी, मगर उसका पांव साड़ी में उलझ गया और वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि तभी जल्दी से समीर ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। ध्यान से, समीर ने कहा। तब तक वो उसके कंधे से पकड़कर सीधी हुई और हंसते हुए राहुल को खा जाने वाली निगाहों से देखने लगी। अच्छा चलो, तुम लोगों को तुम्हारी मेज पर बिठा दूं, समीर ने कहा और फिर उन्हें लेकर एक जगह चुपचाप बैठकर बातें करने लगा। रोशनी ने यह मंजर जलती हुई निगाहों से देखा। उनके साथ वो हंस रहा था, यहाँ तक कि इतना फ्री था कि सुनैना बार बार उसके कंधे पर कभी मुक्का मार रही थी तो कभी उसका गाल छू रही थी। फिर कुछ देर के बाद वो डांस फ्लोर पर इकट्ठे होकर डांस कर रहे थे और बेहतरीन अंदाज में सालसा डांस कर रहे थे कि उनका हर स्टेप एक दूसरे से मिल रहा था, किसी माहिर डांसर की तरह। वो उसे घुमाता हुआ लास्ट में बाहों में उठा गया। राहुल मोहब्बत भरी नज़रों से सुनैना को देख रहा था। वो बहुत मोहब्बत करता था उससे। जल्दी ही दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन लड़ाई दोनों में बहुत होती थी। जब भी लड़ाई होती तो जानबूझकर सुनैना उसे जलाने की खातिर समीर के साथ फ्लर्ट करती और वो सिर्फ मुस्कुराकर रह जाता। लेकिन ये बात रोशनी को कहाँ पता थी, वो तो कुछ और ही मतलब निकाल बैठी थी। रोशनी तेजी से वहाँ से पलटने लगी तो उसका पैर मुड़ गया और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके गिरने से सब भागे चले आए थे। वो अपना पाँव पकड़कर घुटनों में सर रखे रो रही थी। क्या हुआ बेटा, ज़्यादा चोट लगी है क्या? संजय जी उसे रोते देखकर बेचैनी भरे अंदाज में बोले, मगर वो लगातार रो जा रही थी। पाँव पर तो बस मामूली चोट आई थी, मगर उससे ज़्यादा दिल पर चोट पड़ी थी। समीर को किसी और के साथ देखकर, सबसे बढ़कर ये कि उसकी चोट लगने पर भी वो पास आने वालों में सबसे आखिर में था। जब चलना नहीं आता तो ऐसी ड्रेस क्यों पहनती हो? पास आते ही उसने दिल जलाने वाली बात कही थी। मोनिका बेटा, इसे सहारा देकर अंदर लेकर जाओ, संजय जी ने पास खड़ी एक जानने वाली लड़की से कहा तो वो सिर हिलाते पास आई और उसे थामने लगी। उसने पलटकर समीर को देखा, जिसका बाजू
सुनैना पकड़े खड़ी थी। उसका दिल फिर से जलने लगा। मुझे नहीं चला जाएगा अंकल जी, वो धीरे से बोली। समीर, उठाओ इसे और कमरे तक छोड़ कर आओ। संजय जी ने उसके दिल की बात कह दी थी। मैं क्यों छोड़ कर आऊँ? कुछ और औरतों को बुलाओ, उठाकर ले जाएंगी इसे। बल्कि सुनैना, तुम ऐसा करो, तुम इसे उठाकर ले जाओ। वो जल्दी से बोला। मैं उठा तो लेती, लेकिन वो क्या है ना, मैंने आज साड़ी पहनी है ना, ये मुझसे संभल नहीं रही। पता लगा मैं इसे लेकर ही गिर पड़ी तो बेचारी को और ज़्यादा चोट आ जाएगी। मतलब तुम भी इनकार कर रही हो? वो बोला। फिर संजय जी की तीखी निगाहों से बचने की खातिर चुपचाप उसे गोद में उठा लिया। कमरे में पहुंचते ही उसने जोर से उसे बेड पर उछाला था तो रोशनी ने बेयकीनी से पलटकर उसे देखा। अच्छा नाटक करती हैं आप। जल रही थी ना आप मुझे सुनैना के साथ देखकर, इसीलिए मेरा ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर गिरी, और इतनी जोर से नहीं गिरी थी, बस हल्की सी गिरी थी, मगर नाटक ऐसे किया जैसे पाँव में मोच आ गई हो। कमाल की एक्टर हैं आप जैसे लोगों से रोज़ मिलता हूँ, बंदे की आंखों से देखकर पहचान लेता हूँ कि वो सच बोल रहा है या झूठ। वो तीखे अंदाज में बोलता हुआ वापस पलटने लगा तो वो तेजी से भागती हुई जोर से दरवाज़ा बंद कर गई और उस पर टेक लगाकर खड़ी हो गई। वो एकदम ठिठक गया था और फिर धीरे से चलता हुआ पास आया और फिर दरवाजे के दाएं बाएं हाथ रखते हुए उसके चेहरे पर झुककर उसकी काली गहरी आंखों में झांकने लगा। वो हल्की सी नमी दौड़ रही थी उसकी आंखों में। क्योंकि आप गिल्टी फील कर रही हैं ना, आपके अंदर गिल्ट है कि मैं आपकी वजह से बिगड़ गया हूँ। वो चबा चबा कर बोला। सुनैना आपके काबिल नहीं है। वो निगाहें चुरा कर बोली। सुनैना मुझसे मोहब्बत करती है, बगैर किसी फ़ायदे के। मुझसे 2 साल बड़ी है वो भी, मगर जानती है उसे ये उम्रों का फ़र्क महसूस नहीं होता। वो वैसी ही है जैसा मैं हूँ। मैंने सुना है इंसान को उसी से शादी करनी चाहिए जो हमसे मोहब्बत करता है, ना कि उससे जिससे हम मोहब्बत करते हैं। पहली सूरत में हम फ़ायदे में रहते हैं। सुनैना मुझे प्रपोज करेगी तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। मोहब्बत में मैंने दुख सहा है और मैं ये दुख किसी और को नहीं दूँगा। आपको सिर्फ मुझसे हमदर्दी है, मगर फ़िक्र मत करें, मैं आपको किसी बात का इल्ज़ाम नहीं दूँगा। आप उस इंसान को अपनाएं जो आप डिज़र्व करती हैं। मैं खुद को अब आपके काबिल नहीं समझता। वो सपाट शब्दों में बोला और रुख फेर गया। फिर दरवाज़ा खटका तो वो पीछे हटा, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर रोशनी की दोस्त खड़ी थी। वो एक नज़र रोशनी को देखकर और फिर कमरे से निकलता चला गया और बाथरूम में जाकर बंद हो गया। क्यों नहीं बोलती आप कि मोहब्बत करने लगी हैं मुझसे? जो आपकी आंखों में दिखाई देता है वो अपनी ज़बान से क्यों नहीं कहती? वो दिल ही दिल में खुद से बोला। फिर शावर लेने के बाद वो बाहर निकला तो उसके ट्रांसमीटर पर एक कॉल आने लगी। यस, K31 स्पीकिंग। वो जल्दी से ट्रांसमीटर ऑन करते हुए कॉल रिसीव करके बोला। केस का क्या बना? दूसरी तरफ से पूछा गया। चीफ, हम बस मुजरिमों तक पहुंच चुके हैं और कल रात मैं रेड करूंगा, फिर उसके बाद सब सलाखों के पीछे होंगे। उसके बताने पर दूसरी तरफ से कहा गया, वेरी गुड। फिर कुछ बातचीत के बाद कॉल काटकर उसने राहुल और सुनैना को अपने फ्लैट पर बुलाया। कुछ देर के बाद वो भी तैयार होकर अपने फ्लैट पर पहुंचा। हमें कल ही रेड करनी होगी क्योंकि परसों शिप निकल जाएगा, और अगर शिप निकल गया तो सारी लड़कियां हमारे हाथों से निकल जाएंगी। मगर इस तरह किसी इंतजाम के बगैर हमें पूरी फोर्स लेकर जाना चाहिए, सुनैना ने कहा। चीफ से बात हो चुकी है मेरी, और वो अपने आदमियों को आज रात चुपके से उस शिप पर भेज देंगे और हमें भी वहाँ पहुँचना है। इस गैंग का मास्टरमाइंड पकड़ना है हमें, समीर ने कहा। और फिर मीटिंग ख़त्म होते ही वो लोग अपने अपने घर चले गए, जबकि समीर वहीं रहा। सुबह होते ही वो घर पहुंचा और सबसे मिलकर निकलने लगा कि ईशा ने उसे आवाज़ दी, समीर भैया आज शाम पार्टी है। पार्टी? लेकिन किस खुशी में? आपको नहीं पता? आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो मैंने सोचा आज उनकी एनिवर्सरी पार्टी दी जाए। फिर कल वैसे भी मेरी शादी हो जाएगी, तो आज मैं खूब एंजॉय करना चाहती हूँ। आप आएंगे ना? मैं पक्का नहीं कह सकता गुड़िया, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, समीर ने कहा। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है? कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गुंडागर्दी ही करने जाना होगा। डीएसपी साहब बता रहे थे मुझे, तुम्हारी सरगर्मियाँ कुछ ज़्यादा ही शक भरी हो गई हैं। संजय जी पीछे से आकर कड़वे शब्दों में बोले तो वो सिर झटक कर आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में वो और सुनैना राहुल के साथ शिप पर पहुंच चुके थे। वो तीनों मुसाफिर बनकर वहां पहुंचे थे। कुछ देर उन्होंने कमरे में वक्त गुजारा और अपनी सारी प्लानिंग वहीं पर की। फिर कुछ देर के बाद वो ऊपर डेक पर आया जहां लाउड म्यूजिक चल रहा था। वो अपने कानों में एयरपॉड्स लगाकर राहुल से संपर्क में था।
राहुल इसी शिप के एक कॉर्नर वाले रूम में पहुंच चुका था जहां पर लड़कियों को रखा गया था। वो बात करते हुए वहां से नीचे आया, फिर वहां पूरे शिप पर छापा पड़ चुका था। पूरे शिप पर अचानक भगदड़ मच गई क्योंकि मुजरिम जवाबी कार्रवाई में फायरिंग शुरू कर चुके थे। जब सब लड़कियों को वहां से निकालकर बाहर जीप में बिठाकर वापस पलटा, तुम दोनों इन लड़कियों के साथ वापस जाओगे और मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगा, वो उन्हें समझाता हुआ बोला। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, सुनैना ने झुंझलाकर कहा। वो करो जो मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और ये मेरा हुक्म है, समीर ने कहा। लेकिन बोल दिया ना, उसने उसकी बात काटते हुए कहा। फिर उन्हें बाहर जीप में बिठाकर वो तेजी से अपनी पिस्तौल में गोलियां भरता ऊपर की तरफ बढ़ा, लेकिन आगे का मंजर देखकर रुक गया। ऊपर उसकी फैमिली को बंदी बना लिया गया था। खबरदार, जो तुम यहाँ से आगे बढ़े ऑफिसर, तो ये सब मासूम लोगों की जान जाएगी, नकाब पहने हुए आदमी ने गरज कर कहा, जबकि वो पत्थर बन गया। वहां सब लोग उसे ऑफिसर पुकारे जाने पर चौंक गए। कोबरा, इनमें से एक को भी खरोंच आई तो तुम्हारा हाल खराब कर दूंगा। तुम जानते हो मैं कैसी मौत देता हूँ, वो ठंडे शब्दों में बोला। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से काबू में आ जाऊंगा? और वैसे तुमने मेरा प्लान चौपट करके बहुत बड़ी गलती की, लेकिन ये कुछ लड़कियां जो है ना, अब इनको मैं लेकर जाऊंगा यहाँ से, ये मेरे बड़े काम आएंगी। कोबरा ने रोशनी के गाल को छूते हुए कहा तो वो मुट्ठियां भींच कर रह गया। कोबरा, छोड़ दो उसे, तुम्हारे इन हाथों को तोड़ दूंगा, वो चिल्लाया तो कोबरा ने अपनी छोटी आंखों को और भी छोटा करते हुए उसकी ओर देखा। अरे, कहीं तुम्हारा इसके साथ कोई रिश्ता तो नहीं? वो एकदम चौंका। तब समीर दांत पीसकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी वजह से किसी भी मासूम की जान नहीं चाहता, इसीलिए कह रहा हूँ छोड़ दो उन्हें। नहीं छोड़ सकता, मेरी डील हुई थी, तुम्हारी वजह से सब कुछ तबाह हो गया, अब मुझे कुछ तो करना ही होगा ना। जो लड़कियां हाथ से निकल गईं, मगर ये नहीं निकलने दूंगा। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कोबरा। इसे बताओ कि जो लड़कियां इसने यहाँ से भेजी हैं, अपने आदमियों के साथ वापस बुलाए, और देखना ये बुलाएगा भी, क्योंकि ये सब इसकी फैमिली है। अचानक से डीएसपी प्रताप साहब अंदर दाखिल होते हुए बोले, और उस आदमी की बात पर सबने हैरत से डीएसपी प्रताप को देखा। इसका मतलब इन सब का डॉन वो खुद डीएसपी था। वो मुट्ठियां भींच कर रह गया और दिल ही दिल में खुद को कोसा कि उसने ये पहले क्यों नहीं सोचा। हालांकि वो उस डीएसपी के बारे में पहले से ही शक में पड़ चुका था। कोबरा मैं हूँ, कोबरा वो नहीं जिसे तुम कोबरा बनाकर बात कर रहे हो। ये सुनकर तुम्हें धक्का लगा ना? मुझे भी लगा था। मैं समझ रहा था तुम सिर्फ टाइगर हो, एक बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा जो मोहब्बत में पागल हो गया है, मगर तुम तो सीक्रेट एजेंट निकले, वो भी स्पेशल फोर्स के। मुझे लगा कि तुम अंडरवर्ल्ड में अपना नाम बनाने के लिए आए हो, मगर जिस दिन तुमने रघु को मारा मुझे पता चला तुम अंडरवर्ल्ड की गंदगी ख़त्म करने आए हो। तब मैं चौंका। फिर मैंने तुम्हारे बाप को अपनी पुरानी दोस्ती का हवाला देते हुए समझाया कि मेरा शिप है ना, वहाँ पर पार्टी रखो, और तुम्हारा बाप मान भी गया। मुझे पता था तुम अपने मिशन में कामयाब हो जाओगे, इसीलिए मैंने तुम्हारी फैमिली को यहाँ बुलाकर तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर दिए। अब जल्दी से अपने आदमियों को फ़ोन करके मेरी लड़कियाँ वापस करो, वरना तुम्हारी पूरी फैमिली को यहाँ जिंदा। डीएसपी प्रताप ने अपनी बात अधूरी छोड़ी और वहाँ मौजूद विजय को अपने पास आने का इशारा किया। विजय हंसता हुआ डीएसपी के बराबर आकर खड़ा हुआ। विजय कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिससे ईशा की शादी होने जा रही थी, और ये देखकर सब लोगों पर जैसे हैरत के पहाड़ टूटे। एक और सदमा लगा ना, ये मेरा यानी कोबरा का राइट हैंड है रॉकी। कोबरा की बात पर वो दुख से आंखें बंद कर गया, जबकि ईशा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। बहाओ आंसू जितने बहाने हैं, अभी तो तुम लोगों ने और भी रोना है, जब मैं तुम्हारे घर के इकलौते चश्मो चिराग को ख़त्म करूँगा। 2 सालों से इस इंसान ने हमारा जीना हराम कर रखा है टाइगर बनकर, और अब ये तो सीक्रेट एजेंट बनकर हमारा और भी बैंड बजाने वाला है। मुझे पता होता यही टाइगर है, यही सीक्रेट एजेंट, तो बहुत पहले ही इसे विजय यानी रॉकी के हाथों मरवा देता। कोबरा बेदर्दी से बोलता चला गया। सीमा जी और ईशा तो सदमे से बेहोश हो गईं और संजय जी सर झुकाए रो पड़े। फिर एकदम से माहौल में धमाका हुआ। कोबरा के हाथ से पिस्तौल गिर गई। खबरदार, जो इनमें से अगर कोई भी हिला तो मारा जाएगा। ये ठंडी सी आवाज़ विष्णु चौहान की थी जो उसके चीफ थे। समीर भी चीते की तरह रॉकी पर झपटा। फिर कुछ ही देर में कोबरा और रॉकी जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। अब वहाँ कोई भी मुजरिम बाकी नहीं बचा। थैंक यू चीफ, थैंक यू सो मच, वो पास आकर बोला। यार अब चीफ तो मत कहो, विष्णु चौहान ने अपनी टोपी उतारते हुए समीर को गले से लगा लिया। सबसे पहले हम लोगों की दोस्ती है, उसके बाद हमारा पेशा आता है। चलो घर चलते हैं। बहन की शादी थी और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। और इस बात पर सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। शादी थी लेकिन अब तो नहीं है ना,
चलो यार घर तो चलो, पहले बाद में बात करते हैं। घर पहुंचकर सब लोग हॉल में बैठे थे। ईशा की शादी जरूर होगी और अपने तय समय पर होगी। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं ईशा से शादी करना चाहता हूँ, और ये मैं तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि ये मेरे लिए एहसान होगा। मुझे ईशा पसंद है, लेकिन जब ईशा का रिश्ता जुड़ गया तो मैंने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। अब जब भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है तो मैं ईशा को दोबारा खोना नहीं चाहता। विष्णु की बात पर सबने हैरान होकर उसकी ओर देखा, और फिर एक हल्की सी मुस्कान सीमा जी और संजय जी के चेहरे पर फैल गई। समीर ने विष्णु को खींचकर अपने गले से लगा लिया। उसकी जान से प्यारा दोस्त, उसका जिगरी यार, अगर उसकी बहन की जिंदगी में खुशियों के रंग भर रहा था तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती थी। तब संजय जी ने बनावटी गुस्से से समीर को देखा। और ये सब क्या है समीर, तुम इतने बड़े एजेंट हो और हमें पता ही नहीं। तब विष्णु ने हंसते हुए समीर के कंधे पर हाथ मारा। समीर और मेरी यारी तो बचपन से ही है अंकल जी। उस दिन जब समीर घर से नाराज होकर चला गया था तब सबसे पहले मेरे ही पास आया था। मैं इसे अपने साथ अपने हेडक्वार्टर ले गया। ये उस वक्त बहुत टूटा हुआ था। मैंने इसे कहा कि एजेंसी ज्वाइन कर लो, और ये बिना किसी बहस के इस ऑफर को स्वीकार कर गया। फिर पिछले 3 साल से ये टाइगर बनकर अंडरवर्ल्ड की जड़ें काट रहा था। हम असली कोबरा तक पहुंचना चाहते थे, मगर हमें नहीं पता था वो कौन है। इसलिए हमने उसका सबसे ज़रूरी मिशन फेल कर डाला ताकि वो सामने आए। मैंने फ़ौरन हुक्म दिया कि उस पर रेड डाली जाए, और हम अपने मिशन में कामयाब हो गए। जबकि ईशा तो पत्थर बनी एक कोने में खड़ी थी। उसकी ज़िंदगी यूँ अचानक पलट जाएगी उसने सोचा नहीं था। आंसू पोंछते हुए वो अपने कमरे में भाग गई। समीर अंकल, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं ईशा से थोड़ी देर अकेले में बात करना चाहता हूँ। संजय जी ने कुछ सोचते हुए उसे इजाज़त दे दी और वो ईशा के कमरे में चला आया। गला खखारते हुए उसने अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया और हाथ बांधकर ईशा के सामने जाकर खड़ा हो गया। एक बात सच सच बताना, विजय से मोहब्बत करती थी? ईशा आंसू पोंछते हुए उस इंसान को देखने लगी जो अचानक उसकी ज़िंदगी में शामिल होने जा रहा था। मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन शादी होने वाली थी हमारी, तो इस हवाले से कई सपने सजा लिए थे। तो अब मेरे हवाले से सपने सजा लो। वादा करता हूँ सारे सपने सच करूँगा, कभी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बचपन से ही, लेकिन कह नहीं पाया। समीर से बात करने वाला था, लेकिन तब तक समीर ने खबर सुनाई कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है, और मैंने अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन अब दूर नहीं रह सकता। उसने आगे बढ़कर ईशा को अपने साथ लगाया और उसके आंसू पोंछ दिए। एक सुकून था जो ईशा की रग रग में उतर गया। वो सोच रही थी अचानक इस बड़े बदलाव को वो कैसे स्वीकार करेगी, मगर वो हैरान थी। दिल तो विष्णु के स्पर्श पर एक पल में ही पिघल गया था। तो क्या ख्याल है, कल आऊं बारात लेकर? और आंसू पोंछते पोंछते ईशा ने जल्दी से सर हाँ में हिला दिया था। उसका ये अंदाज देखकर विष्णु खिलखिलाकर हंस पड़ा, और जब विष्णु बाहर आया तो उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट देखकर सब लोगों ने सुकून का सांस लिया था। अब संजय जी समीर को फिर से डांट रहे थे। 1 नंबर के गधे हो तुम, शर्म नहीं आई अपने माँ बाप से ये सारी बातें छुपाई? पता भी है कितना परेशान था। अरे उस डीएसपी ने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा था, ये कह कहकर कि आपका बेटा बिगड़ चुका है। सॉरी पापा, वो सर झुकाकर बोला। संजय जी ने आगे बढ़कर उसका माथा चूमते हुए उसे गले से लगा लिया। आई एम सॉरी बेटा, मैं कभी समझ ही नहीं पाया तुम्हें। वो उसका चेहरा हाथों में भरते हुए बोले। मैं फ्रेश हो आऊँ अब, वो कुछ देर बाद उठते हुए बोला, फिर अपने कमरे में चला गया। फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर के बाद निकला तो वार्डरोब से कपड़े निकालती रोशनी को देखकर चौंक गया। वो उसके पास आई और उसकी गर्दन में अचानक से बाहें डाल दी। कि क्या कर रही हैं आप? वो थूक निगलते हुए बोला। सॉरी। अचानक ही वो आगे बढ़ी और अपनी एड़ियों पर थोड़ा सा ऊंचा होकर उसके गालों पर अपने होंठ रख दिए। फिर उसके कान के इतना करीब होकर बोली कि उसके होंठ समीर के कान को छू रहे थे। समीर को अपने दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगी। उसकी नरम धड़कनों को अपने चौड़े सीने पर महसूस करता हुआ जैसे उसके पूरे बदन में स्पार्क हो रहे थे। कुछ ही पलों में उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। ये क्या कर रही हैं आप? दूर हटिए। वो उससे पीछे हटते हुए मुड़कर खड़ा हो गया। सॉरी बोल रही हूँ ना, तब भी एटीट्यूड दिखा रहे हैं आप। बोला ना सॉरी, वो झुंझलाते हुए बोली। क्यों सॉरी बोल रही हैं आप? क्या मोहब्बत हो गई है मुझसे? हाँ, हो गई है मोहब्बत। मैं जानती हूँ ये शर्म की बात है मेरे लिए कि मैं अपने से छोटी उम्र के लड़के से मोहब्बत कर बैठी। मैं जानती हूँ आप भी मेरा मजाक उड़ाएंगे इस बात पर, लेकिन मैं क्या करूँ, अब मेरे दिल पर मेरा कोई बस नहीं है। वो भीगे शब्दों में बोली। मैंने आपको कसूरवार ठहराया कभी? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है?
अभी भी आप दुनिया के बारे में ही सोच रही हैं। रोशनी, ये उम्र का फ़र्क कोई मायने नहीं रखता मोहब्बत में। अगर आप और मुझे अपने से छोटे या बड़े से मोहब्बत हो गई और हम इसे शादी करके अपने रिश्ते को जायज़ बनाना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है। और लोगों का तो काम ही है दूसरों पर कीचड़ उछालना। अब भी आप लोगों की बातों से डरती हैं। पहले भी आप लोगों के डर से मुझसे दूर भागती थीं। पहले घर छोड़कर हॉस्टल में शिफ्ट हुई, फिर ये देश ही छोड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी रोशनी। कब तक आप और मैं एक जायज काम करने से पहले ये सोचते रहेंगे कि ये दुनिया क्या कहेगी। और जब तक आपकी ये सोच ख़त्म नहीं होगी मैं आपके प्यार को स्वीकार नहीं करूँगा। पूरी दुनिया के सामने बोलिए कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, तभी मैं आपका हाथ थामूंगा, वरना नहीं। रोशनी, इन 5 सालों में मैंने न जाने क्या क्या देखा है। जब अपना अतीत सोचता हूँ कि मैं भी ये गलती कर चुका हूँ तो खुद पर पछताता हूँ कि मैंने सुसाइड करने की कोशिश की और आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया, जबकि आपको पूरा हक था कि आप अपनी पसंद को अपनाएं, मगर मैंने आपसे ये हक छीन लिया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मगर आपसे मोहब्बत करके कुछ गलत नहीं किया, ये बात मैं नहीं कहूँगा, ना आपकी वजह से और ना ही समाज के डर से। अगर आप इस समाज के डर से मुझे छोड़ना चाहती हैं तो मैं आपको छोड़ने नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपको मेरे अलावा कोई और पसंद है तो मैं खुद इस रिश्ते को ख़त्म करके आपको आपकी पसंद करने का हक देता हूँ। वो बोलता जा रहा था और रोशनी पत्थर बनी खड़ी थी। वो आज से 4 साल पहले का लापरवाह समीर नहीं रहा था। मेरी आंखों में आपकी मोहब्बत नहीं दिखती क्या, जैसे आपकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत दिखाई देती है। हाँ, मैं इकरार करती हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ और मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती समीर, मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लो। वो जमीन पर बैठकर अपना हाथ फैलाते हुए बोली। समीर भी उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके दोनों हाथों को थाम कर बड़ी बारीकी से उन पर अपने होंठ रख दिए, फिर उसे जोर से अपने सीने से भींच लिया। दरवाजे पर खड़े सब लोग उनकी बातें सुनकर भीगी आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। फिर एक एक करके सब अंदर दाखिल हुए तो वो जल्दी से अलग हुए। आई एम सॉरी बेटा, हमें से किसी ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, बस तुम्हें इल्ज़ाम दे दिया। कुछ दिन के बाद वो शादी के जोड़े में सजी धड़कते दिल से उसके इंतजार में बैठी थी और फिर दरवाज़ा खोलकर समीर चलता हुआ उसके पास आया। उसके सामने बैठकर मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखने लगा। फिर वो उठा, उसकी गोद में सर रखकर बैठ गया और उसके हाथों में पहनी चूड़ियों को उतारने लगा। साथ ही वो छोटी मोटी शरारतें भी करता जा रहा था। मैंने सोचा था ढेर सारी बातें करूँगा आपसे, मगर आज आपको देखकर जी नहीं भर रहा। वो बोलते हुए उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब लाया तो वो जोर से आंखें बंद करती चली गई। वो मुस्कुराता हुआ सीधा हुआ और उसकी नोजपिन को उतारते हुए उसकी नाक पर अपने होंठ रख दिए, फिर उसका हर जेबर उतारते हुए प्यार करता रहा, उसे सिमटने पर मजबूर करता गया। वो उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींचे उसके सीने में चेहरा छुपा गई। वो उसे खुद में समेटते हुए अपना हक जताता चला गया। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।